नमस्कार साथियों, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21। दोस्तों, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए रैंकर सर्कल की टीम मंजिल सीरीज लेकर आई है। इस मंजिल सीरीज में शाम में प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग का क्लास लाइव हो रहा है। मैथ का क्लास का टाइमिंग है 5:30 बजे से, जिसको कि अजय सर पढ़ा रहे हैं। वही रीजनिंग की टाइमिंग है 7 बजे से, जिसको कि संजीत सर पढ़ा रहे हैं। और अभी हम लोग बिहार के जितने भी वनडे एग्जाम है, बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार बीपीएससी टीआरई, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सीरीज में जीके जीएस का सेक्शन दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ। जीके जीएस की टाइमिंग ये है दोस्तों, जीके जीएस जो है वो मॉर्निंग में आपको एक एक क्लास मिलेगी। तो आइए दोस्तों, आज जो हम लोग जीके जीएस की स्टार्टिंग करते हैं। और हम लोग जो है इसकी स्टार्टिंग पॉलिटी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। और पॉलिटी में जो है आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इसको स्किप करते हैं, उनको हार्ड लगता है, वो याद नहीं करना चाहते हैं, उनकी जो है समझ थोड़ी कमजोर होती है, तो वो इसको स्किप करके ये सीधे सीधे जो है वो प्रस्तावना से जो है वो पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के दृष्टिकोण से भी। तो आज जो हम लोग इसके थ्योरी को जानेंगे, साथ ही इस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास की जो शुरुआत है दोस्तों, वो ब्रिटिश द्वारा जो बनाए गए अधिनियम था उसी से हुई है। और साथ ही साथ इस पर जो है विश्व के 60 से अधिक देशों के संविधान का भी प्रभाव है। इसके अलावा जो है इस पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। एवं इसमें जो है भारत की जो संविधान सभा थी उनके भी जो समावेशी तत्व है, जो कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किया गया था तत्कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक विविधता के कारण, उसके भी झलक मिलती है। तो इसमें जो है दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार ने जो अधिनियम पारित किए, उस अधिनियम को हम लोग दो प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। एक जो अधिनियम था वो था कंपनी के अधीन अधिनियम, कंपनी के अधीन अधिनियम। और दूसरा था वो था ब्रिटिश ताज यानी क्राउन, ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधिनियम। इसमें दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 में होती है। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है वेस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। और उसी के बाद जो है अंग्रेज भारत में आए। भारत में आने के बाद इन्होंने जब पलासी की लड़ाई में जीत हासिल की और जब बक्सर के युद्ध को जीता, तो उसके बाद जो है ये सिद्ध हो गया कि भारत में जो है केवल अंग्रेज का ही शासन रहेगा। तो धीरे धीरे आगे चल कर उन्होंने जो है वो नियम कानून आधारित व्यवस्था को बनाना आरंभ किया। और 1773 में पहला अधिनियम बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश संसद से भारत के लिए पारित पहला अधिनियम था। दूसरा अधिनियम बना 1784 में, जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आगे चल के 1786 में भी अधिनियम बनता है। फिर 1793 का अधिनियम आता है। लेकिन ये दोनों जो है दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कम ही पॉइंट्स हैं। फिर 1813 का अधिनियम, 1813 का जो है चार्टर एक्ट आता है। फिर जो है 1833 का चार्टर एक्ट आता है। और उसके बाद जो है वो आपको 1853 का चार्टर एक्ट आता है। तो ये जो है जितने भी अधिनियम हैं 1857 की क्रांति से पहले, उसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन का अधिनियम हम लोग मानते हैं। इसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद जो भी अधिनियम बने, चूंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है वो शासन की संपूर्ण बागडोर जो है कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली गई थी। तो इसके बाद जो भी आया, चाहे वो 1858 का अधिनियम हो, चाहे वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम हो, 1892 का अधिनियम हो, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार हो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो,
चाहे भारत सरकार अधिनियम 1935 हो, चाहे जो है 1947 का जो है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम हो, ये तमाम जो अधिनियम है वो ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधीन के अधिनियम थे। अब देखिए दोस्तों, हम एक एक करके जो है सभी पे कुछ संक्षिप्त चर्चा करेंगे ताकि उसके मेन पॉइंट को डिस्कशन किया जा सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दोस्तों वो कई बातों का जिक्र किया गया है। पहला यह जो है फर्स्ट अधिनियम था, भारत के लिए ब्रिटिश संसद से पारित यह प्रथम अधिनियम था। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल को अधिक शक्तियां दी गई एवं मद्रास और बम्बई को उनके अधीन किया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल अब बंगाल हुए, उनको जो है मद्रास और बम्बई पर जो है वो नियंत्रण पावर दिया गया, नियंत्रण शक्तियां दी गई, यानी सत्ता का एक तरह से केंद्रीकरण हुआ। तो ये जो बनने वाले थे बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने, फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल जो बने, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल के पहले गवर्नर सिर्फ और सिर्फ पूछेगा तो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बना दिया गया था। इसके अलावा जो है इस अधिनियम में जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है। 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनके बारे में जो है वो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जिनको याद रखना है, चैम्बर्स, लिमोन्स्टर और हाइड। ये 3 जो है वो अन्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इसमें जो है निजी व्यापार करना और उपहार लेना इस पर जो है वो रोक लगा दिया गया था इसी अधिनियम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो वर्क था, जो काम था कंपनी का, उसको नियंत्रित करने के लिए दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल इसका जो है गठन किया जाता है। फिर आगे चल के 1784 में जो है कंपनी का व्यापारिक काम और राजनीतिक काम को अलग अलग कर दिया जाता है और राजनीतिक काम के लिए जो है BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो शक्तियां थी वो सबसे ज्यादा थी। अगर मैं शक्तियों का क्रम बात करूं तो सबसे ज्यादा शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी, यानी कि नियंत्रण बोर्ड के पास थी। फिर दूसरी शक्ति थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, मतलब इससे थोड़ी कम शक्ति थी। और उसके बाद जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद की जो शक्ति थी वो उसके बाद है। तो ये शक्तियों का आपके पास जो है वो क्रम है। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में बस यही याद रखना है, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक काम के लिए गठन हुआ था। फिर 1786 के अधिनियम में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई थी और वो शक्ति जो है तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो कर्नवालिस को मिली थी। आप लोग जानते हैं 1786 से 93 तक जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद 1793 का अधिनियम आता है। 1793 के अधिनियम में कंपनी के जो अधिकार थे उनको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर आगे चल के जो इम्पोर्टेंट अधिनियम आता है वो है 1813 का अधिनियम। और इस 1813 के अधिनियम में जो है वो 3-4 पॉइंट्स इसमें भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन 2 चीजों को छोड़ के, एक था चाय और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें ये हुई थी 1813 में कि ईसाई मिशनरी को जो है वो भारत में आकर प्रचार प्रसार करने का परमिशन दे दिया गया था। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि भारत में जो है शिक्षा पर खर्च करने के लिए पहली बार जो है 1 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था। तो ये 3 विशेषताएं जो है इंपोर्टेंट है 1813 के चार्टर एक्ट में। और इसके बाद जो है वो आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका नाम चेंज करके अब यहाँ पर आ जाता है भारत का गवर्नर जनरल। क्या आ जाता है नाम? भारत का
गवर्नर जनरल। अब देखिए, भारत का गवर्नर जनरल जो है वो पहली बार जो बनते हैं उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम विलियम बेंटिक। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। ये पहला बदलाव 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। दूसरा बदलाव जो आप लोगों ने पढ़ा कि 1813 में चाय और चीन के साथ छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर आते आते चाय और चीन का भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के एक्ट के तहत। समाप्त करने की शुरुआत या समाप्त कब किया गया? तो 1813 में, लेकिन पूरी तरह कब समाप्त किया गया? 1833 में। ठीक है। इसके अलावा इस एक्ट में पहली बार जो है वो नियुक्ति में जो जाति है, चाहे जो रंग है, चाहे जन्म स्थान है इत्यादि पर जो भेदभाव होता था उसको भी समाप्त करने का जो है इसमें प्रयास किया गया। और इस एक्ट के द्वारा ही दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, जो आगे चल के 1833 में जो है वो एग्जीक्यूट होता है, 1843 में जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो ये इसका 1833 में जो है इंपोर्टेंट पॉइंट्स यही है दोस्तों कि जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो भेदभाव, जो जाति है, जन्म स्थान है, रंग भेद है, ये सब के आधार पर समाप्त किया गया। दूसरा जो है भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। तीसरा पॉइंट ये था इसमें जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाए गए थे। दास प्रथा का जो है उन्मूलन किया गया था और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट में। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये जो आप लोगों ने कंपनी के अधीन जो एक्ट था उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो है ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन जो पारित अधिनियम थे उससे रिलेटेड है। तो देखिए, क्राउन के अधिनियम जो पारित अधिनियम है उनमें जो है देखिए भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। उसके बाद जो है ब्रिटिश महारानी ने जो है भारत की सत्ता को टेक ओवर कर लिया और इसमें जो है सबसे पहला जो अधिनियम बना वो बना भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया? तो सबसे पहला कि भारत के जो गवर्नर जनरल 1833 में बने थे उनका नाम चेंज करके यहाँ पर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। और भारत के पहले जो वायसराय बने उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। 1857 का विद्रोह किनके समय में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आप लोगों ने पहले बीओसी और सीओडी पढ़ा था उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर जो है वो भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पद जो है वो सृजित किया गया इसके स्थान पर। और इनको सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी दिया गया। ठीक है। और पहले जो भारत सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनले। क्या नाम था? लॉर्ड स्टैनले। और लास्ट जो भारत सचिव था जब भारत आजाद हो रहा था उस समय जो भारत सचिव थे उनका नाम था विलियम फैरे। ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल रूप से यही चीजें जो है 1858 के एक्ट में होता है, जो सत्ता का टेक ओवर होता है, मतलब जो शासन प्रणाली है उसमें बदलाव आते हैं। इसके अलावा जो है भारत परिषद अधिनियम है 1861। इसमें क्या क्या किया गया था? तो इसमें एक तो जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया गया था। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत जो है वो 1861 के अधिनियम में हुआ। भारतीयों को विधायन में अधिकार दिया गया। भले भारतीय प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो भारतीय भाग ले सकते थे लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ऐसा 1861 में किया गया था। 3 व्यक्ति को, खास करके बनारस के राजा, उसके बाद जो पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे, तीनों को जो है वो 1861 के अधिनियम में जो है वो मनोनीत किया गया था वायसराय की कार्यकारिणी हेतु।
ये भी याद रखना है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है वो भारतीयों को शामिल करने की जो शुरुआत है वो 1861 के अधिनियम में हुई थी। उसके बाद अगला जो आपका अधिनियम है वो है 1892 का अधिनियम। तो 1892 के अधिनियम में जो है यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो आपका है अप्रत्यक्ष चुनाव जो है पहली बार जो है वो किस एक्ट के तहत करवाया गया था, तो 1892 के एक्ट के तहत। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो यहाँ पर जो भारतीयों को कानून बनाने में जो है वो भागीदारी हुई और यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बजट पर विचार करना और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था। बात समझ रहे हैं? धीरे धीरे जो है वो कहीं न कहीं कानून बनाने में जो है वो भारतीयों की भागीदारी और सुधारात्मक जो है बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आप भाग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव की भी कहीं न कहीं शुरुआत हो जाती है। फिर आता है 1909 का मार्लो मिंटो सुधार। तो मार्लो मिंटो सुधार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, जो मार्लो मिंटो सुधार है दोस्तों, वह क्यों फेमस है? वह इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का नींव रख दिया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन का नींव कैसे रखा गया था? तो यह ऐसा एक्ट था जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया था। और वो क्या होता है, तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम वोटर के द्वारा ही जो है वो चयन किया जाएगा, ठीक है। तो पहली बार जो है इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है पद्धति को अपनाया गया था। इसलिए इस समय जो है भारत के जो है वो मतलब वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, और भारत के जो राज सचिव था उनका नाम था जॉन मॉर्ले। दोनों के नाम पर, जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो के नाम पर इसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत में जो है सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक निर्वाचन, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जो है, निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है जो है लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। इस पर कई स्टेटमेंट भी है 1909 के मार्लो मिंटो सुधार पर। जब इस एक्ट के द्वारा जो है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, तो गांधी जी ने कहा था कि मार्लो मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। वहीं जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि यह जो समझौता है ना, यह अधूरा, भारत के नौकरशाही और अंग्रेज के बीच में जो है यह अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। वहीं लॉर्ड मिंटो ने स्वयं कहा है कि हम जो है नाक के मुंह में बीज बो रहे हैं जिसके परिणाम घातक होंगे। इसके अलावा जो के एम मुंशी ने भी कहा है कि ये मार्लो मिंटो एक्ट ने जो है भारत के संवैधानिक विकास का गला घोट दिया, ठीक है। तो ये तमाम जो स्टेटमेंट है वो 1909 के अधिनियम में आते हैं। 1909 के अधिनियम में एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार जो है ना किसी भारतीयों को डायरेक्ट नियुक्त किया गया था, और वो थे एसपी सिन्हा, ठीक है। एसपी सिन्हा को 1909 के एक्ट के तहत जो है सीधे जो है वो प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, भारतीय प्रतिनिधि के रूप में। अब इसके बाद जो है 2 एक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस दोनों से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1919 का जो भारत सुधार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे। इसको जो है बी आर अम्बेडकर ने, जो भारत शासन अधिनियम 1919 को बी आर अम्बेडकर ने वो भारत का ब्रिटिश संविधान नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो ब्रिटिश संविधान, तत्कालीन जो भारत का जो है ब्रिटिश संविधान जो 1919 के अधिनियम का नाम दिया। इसमें क्या क्या मेन जो बातें थी, सबसे पहला नंबर, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। द्वैध शासन कहने का मतलब है कि वित्तीय और कानूनी शक्तियां जो है अंग्रेजों के पास थी और अन्य शक्तियां जो है भारतीयों को दे दिया गया। तो ये ऐसा किया गया था, द्वैध शासन लगा दिया गया था। इसके अलावा केंद्र में द्विसदन मतलब दोहरा सदन की स्थापना किया गया था। जैसे आज जो हम लोग संसद हमारा दोहरा सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी की तर्ज पर उस समय जो था वो लोकसभा का नाम था विधानसभा और राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। तो जो उस समय का जो विधानसभा था
उसमें 145 सदस्य थे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। और उस समय का जो राज्य परिषद था उसमें जो है 60 सदस्य थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। तो ये किया गया था, दोहरा जो है सो सदन भी केंद्र में लाया गया था। फिर आगे चल के जो विषय था उसको केंद्र और राज्यों में जो है वो बांट दिया गया और राज्यों के विषय को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं आरक्षित विषय और दूसरा को बोलते हैं हस्तांतरित विषय। इसके अलावा इस एक्ट में 1919 के अधिनियम में जो है वो लोक सेवा आयोग का भी गठन का प्रावधान किया गया था। आप लोग जानते हैं कि 1923 में जब ली कमीशन बनी, ठीक है, 1923 में जब ली आयोग बना तो इसी ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में जो है वो पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव और उत्तरदायी सरकार, बेस्ट, उसके बाद मताधिकार, ये सब जो आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव, उसके बाद जो है मताधिकार, उसके बाद जो होता है उत्तरदायी सरकार, ठीक है। और इसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 साल पर आयोग बनाने के जो है वो प्रावधान किया गया था। इसी की समीक्षा में आगे चल के जो है वो साइमन कमीशन जो है ना वो आयोग बनाया जाता है। और लंदन में भारतीय जो हाई कमिश्नर है उसकी भी नियुक्ति जो है वो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि हाई कमिश्नर मतलब उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, उसकी भी नियुक्ति है वो 1919 के अधिनियम के तहत ही होती है। तो भारत सरकार अधिनियम कितना इंपोर्टेंट है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर द्वैध शासन प्रांत में लगाया गया, द्विसदनीय जो है वो व्यवस्था यहाँ पर लाया गया था, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव लाया गया, मताधिकार जो दिया गया था उस समय सीमित मताधिकार दिया गया था, कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर जो है ना जो है मताधिकार दिया गया था, उत्तरदायी सरकार लाया गया था, हाई कमिश्नर की नियुक्ति किया गया था। इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था 1909 में जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो है वो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, लेकिन आगे चल के इसका विस्तार हुआ और 1919 में ये अधिकार जो है सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय को भी दे दिया गया। 1919 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हो गया था और ये सिख, ईसाई, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया। इसका मतलब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्या किया, भारत के और भी जो वर्ग थे उनको जो है वो अलग थलग करने का प्रयास किया। अब देखिए, अब जो है आगे जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि जो भारतीय संविधान में जो मूल रूप से जो 395 अनुच्छेद थे उनमें से 250 से अधिक अनुच्छेद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था और इसमें बहुत सारे प्रावधान थे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला नंबर जो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार 1919 में किया गया, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन तक, उसका विस्तार फिर 1935 में भी किया गया। और यहाँ पर जो है वो दलितों, श्रमिकों और महिलाओं, इनको भी जो है वो क्या दे दिया गया था, इनको भी जो है प्रत्यक्ष मतलब इनको भी जो है वो पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। मतलब दलितों के लिए एक अलग जो है वो उम्मीदवार खड़े होंगे और उनका वोट केवल और केवल दलित लोग ले देंगे। इस तरह से जो है कहीं न कहीं जो है वो समाज में फूट डालने का प्रयास किया गया। उसके अलावा जो प्रांतों में जो द्वैध शासन यहाँ पर लागू हुआ था वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपको द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी। कहाँ पर, 1919 के अधिनियम में, केंद्र में। लेकिन यहाँ पर आते आते जो है वो 6 राज्यों में भी जो है आपको द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित कर दी गई थी। इसके अलावा इस 1935 के अधिनियम में जो है वो आपको संघीय सरकार, संघीय न्यायपालिका, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संघीय लोक सेवा आयोग, ये सब की भी स्थापना होती है। इस एक्ट में जो है और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे कि जो अभी जो वर्तमान भारत है जो संचालित हो रहा है ना, उसका स्वरूप कहीं न कहीं जो है इसी समय में आया था। इसमें जो है आपको बर्मा, सिंध, एडन, उड़ीसा, ये सब का भी पृथककरण किया गया था। तो
तो ये तमाम जो आप लोगों को जो ब्रिटिश ताज के अधीन जो पारित अधिनियम था उसके बारे में दोस्तों मैंने बताने का प्रयास किया। और जो लास्ट में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसमें जो है आप लोग जानते हैं कि भारत के जो है अंतिम जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया था भारत की आजादी के लिए, जिसको बोला जाता है डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान फेल हो गया, तो फिर 3 जून 1947 को जो है उन्होंने 3 जून योजना लाई, जिसके आधार पर, या माउंटबेटन योजना जिसको बोलते हैं, उसी पर जो है वो भारत और पाकिस्तान का आगे चल के बंटवारा हो जाता है और जो है दोनों देश जो है वो पृथक रूप से जो है वो आजाद हो जाते हैं। और इसके लिए दोस्तों वो ब्रिटिश संसद से जो पारित अधिनियम हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि 4 जुलाई को पेश किया गया था, 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई को जो है इसको जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है वो पारित कर दिया गया था। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आपको ब्रिटिश कालीन जो एक्ट है उसके बारे में पता हो, और इसी एक्ट पे आधारित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में आज भी है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आगे भारतीय संविधान निर्माण का जो है एक इतिहास है, इसको हम लोग फटाफट देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो पहली मांग है दोस्तों वो एम.एन. राय ने 1934 में किया था, और 1935 में जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया। 1942 में क्रिस प्रस्ताव द्वारा गठन हुआ। 1946 में जो है वास्तविक रूप से जो है वो संविधान सभा का गठन जो हुआ था ना 1946 में, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही हुआ था। और जो आपका इसी समय जो है चुनाव हुआ था, और ये चुनाव जो है जनसंख्या के आधार पर हुआ था। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक जो है प्रतिनिधि का चयन किया गया था, और वही प्रतिनिधि ने जो है संविधान सभा का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि इससे पहले भी जो है वो 1895 में जो है वो बीजी तिलक का स्वराज विधेयक आया था। तिलक का स्वराज विधेयक आया था, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 1922 में जो है वो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। उसके बाद 1928 में दोस्तों वो नेहरू रिपोर्ट आता है, इसमें भी कहीं न कहीं संविधान निर्माण की झलक मिलती है। फिर 1934 में ही जो है पहली मांग व्यक्तिगत रूप से एम.एन. राय ने किया था, लेकिन 1934 में ही एक पार्टी था जिसका नाम है स्वराज पार्टी, और इस स्वराज पार्टी ने जो है वो रांची में जो है वो पहली बार जो है संविधान सभा की मांग जो है वो प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये तमाम फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो संवैधानिक विकास यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। तो 1946 में कैबिनेट मिशन पर खत्म हुई। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर चुनाव करवाया जाता है। चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें जो है आपको जो विधानसभा के जो राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं ना वो प्रतिनिधि को चुनते हैं। 10 लाख पर जो है वो एक प्रतिनिधि को चुना जाता है 10 लाख की आबादी पर, और उसके बाद जो है भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि संविधान सभा का जब गठन होता है तो उसकी संरचना किस प्रकार से रहती है। देखिए, संविधान सभा में टोटल जो थे वो 389 सदस्य थे, जिनमें से जो है 292 जो सदस्य थे वो 11 प्रांतों से चुने गए थे, 11 प्रांतों से निर्वाचित थे। और फिर जो है 4 जो थे वो कहाँ से थे, तो 4 जो है वो कमिश्नरी से थे। उसके अलावा जो 93 सदस्य थे वो थे देसी रियासत से। तो ये 389 है। लेकिन जब देश आजाद हो जाता है तो उस समय जो है चूंकि पृथक्करण हो गया था भारत और पाकिस्तान का, तो बंटवारे के बाद जो है 299 सदस्य बचते हैं, जिनमें जो है 229 सदस्य रहते हैं प्रांत से, और 70 सदस्य जो है वो देसी रियासत से रहते हैं। तो ये सदस्यों की संख्या थी। इसको लेकर भी जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण बैठक और नेतृत्व के बारे में है। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें जो है 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसमें पहली बार जो है वो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, लेकिन वो अध्यक्ष अस्थायी थे। तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली बार संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और वो कब चुना गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसमें जो है वो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, और अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। फिर अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनते हैं, जो बनते हैं एस.सी. मुखर्जी। और फिर जो है संविधान के सलाहकार की भी नियुक्ति होती है, जो बनते हैं बी.एन. राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है
इस संविधान सभा के पहले फर्स्ट जो है ना अस्थाई उपाध्यक्ष जो 9 दिसंबर को चुने गए थे, तो उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था दोस्तों? तो फ्रैंक एंथोनी जो है इनका नाम था। अब देखिए इसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों वो आपको उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो पेश किया जाता है, जो आगे चल के जो है वो संविधान की प्रस्तावना बनती है, जिसको कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पेश किया था। अब देखिए एक और डेट इंपोर्टेंट है, जो 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति का गठन होता है। और प्रारूप समिति जितने भी संविधान निर्माण की जो समितियां थी उसमें सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो थे B.R. अम्बेडकर, और इसमें जो है 6 और सदस्य थे। मतलब कुल मिला के कितने सदस्य थे? तो कुल जो थे वो आपको 7 सदस्य थे। 6 और सदस्यों में कौन कौन थे? तो ये थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, उसके बाद जो थे एन गोपालास्वामी अयंगर, उसके बाद जो थे K.M. मुंशी, उसके बाद थे मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद जो है 5वां जो थे वो थे एन माधव राव, और छठा जो थे वो डीपी खेतान थे, लेकिन उनकी जगह पर बाद में जो है वो टी कृष्णमाचारी आ गए थे। तो टी कृष्णमाचारी, कभी कभी इनका जो है वो नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसमें जो टोटल 7 मेंबर्स थे। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया और कुछ फैक्ट है कि प्रारूप समिति का काम क्या था। तो 22 को जो समिति और उप समिति था उसकी सहायता के लिए था, ताकि संविधान का एक तरह से ड्राफ्ट तैयार हो सके। सबका काम बांट दिया गया था, सब समिति जो है अपने अपने विषयों पर विचार देती थी, लेकिन सबका जो कोऑर्डिनेशन करने का काम है वो प्रारूप समिति करता था। इसलिए B.R. अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी का कोऑर्डिनेशन जो है B.R. अम्बेडकर करते हैं, और फिर जो है एक बेहतरीन संविधान, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, जिसमें 60 से अधिक देश, 60+ देश जो है वो उसका जो है सार तत्व लिया गया है। संविधान सभा का जो गठन होता है, इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह जो था, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रतीक चिन्ह होता है हाथी। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। इसमें जो दोस्तों वो 3 वाचन होता है। टोटल जो है 11 अधिवेशन होता है, और 12वां अधिवेशन जो होता है वो आपको 24 जनवरी 1950 को सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर के लिए, संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए जो है वो बुलाया जाता है। इसके अलावा जो इसके प्रारूप पर जो है कुल मिला के जो है वो 114 दिनों का जो है 114 दिन का जो है वो बहस होता है। 114 दिनों का बहस होता है। मूल रूप से जो है संविधान जो है वो अंग्रेजी में तैयार किया गया था। इसका हिंदी रूपांतरण दोस्तों वो किया गया था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसको जो है वो सुसज्जित तरीके से जो लिखा गया था, यानी कि कैलीग्राफी जो किया गया था, जिसको हम बोलते हैं सुलेखक, वो जो थे प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के जो सचिव जो थे उनका नाम था B.R. अयंगर, ठीक है, B.R. अयंगर को बनाया गया था। इसके अलावा जो है संविधान सभा को जो है वो अंगीकृत, मतलब निर्माण पूरा करके और जो है पूरी तरह से जो है वो अपना लिया गया था। तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंगीकृत, एक तरह से अपनाने का जो काम है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का जो काम है वो 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था, जिस दिन लगभग जो है वो 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि
पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर जो भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसी की याद में 26 जनवरी को जो है 1950 के दिन जो है भारत में जो है वो संविधान को लागू किया गया, जिसको आज भी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो रही पूरे संविधान निर्माण की स्टोरी रही, और जो इसकी जो कुछ समितियां हैं जिसके बारे में जो है आपके सामने ये लिस्ट किया गया है। इसमें आप लोग एक बात, कुछ चीजें हैं इसको याद करना है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए संघ वाला जो है ना, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, तो उसको आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की समिति को याद रखना है, नियम समिति, संचालन समिति, उसके बाद जो है झंडा समिति, वो राजेंद्र प्रसाद, फिर जो है B.R. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो समिति था, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक विषयों पर जो समिति था उसके हैं। अगर मौलिक अधिकार पर अगर मतलब जो है जो उप समिति थे, और अल्पसंख्यक पर जो उप समिति है उनके अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार पर जो उप समिति है उसके हैं JV कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति पर जो है वो है आपको S.C. मुखर्जी। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपोर्टेंट जो है वो समितियां थी जिसके बारे में दोस्तों मैंने बताया, और बाकी जो है आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन ये जो अभी मैंने बोला वो आपको बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग जो है इस टॉपिक का MCQ शुरू करते हैं, यानी कि इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन जो है बिहार SSC इंटर लेवल, BSSC CGL, बिहार दरोगा आदि एग्जाम में आया है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपने जो पढ़ा क्या वो यूजफुल है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो 1929, 1928, 1927, 1930। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1930। देखिए 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो ये अधिनियम बन रहा है उसका समीक्षा हर एक 10 साल पर किया जाएगा, लेकिन सरकार ने 2 साल पहले ही 8 साल पर ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया, और इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए जॉन साइमन। ठीक है, और प्लस इनके साथ साथ जो है कुल जो है वो 7 सदस्य थे, और सभी अंग्रेज थे। क्या थे? सभी अंग्रेज थे, और सभी के अंग्रेज होने के कारण इसको बोला जाता है व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन। और यही कारण रहा दोस्तों कि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब ये भारत पहुंचा 1928 में, इसका जोरदार विरोध किया गया, और इसी विरोध के क्रम में लाहौर में, आप लोग को याद होगा, लाहौर में जो है वो लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय की जो है पुलिस के लाठी की चोट से जो है वो मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और फिर जो है 1930 में जो है वो साइमन कमीशन ने मई 1930 में जो है अपना रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया था। तो साइमन कमीशन का संबंध भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रीवियस एक्ट से ही था, जिससे जो है क्वेश्चन बहुत बार इन फैक्ट में से भी क्वेश्चन आया। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और MC छागला। इसका सही आंसर है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब देखिए, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, तो उस समय शिक्षा मंत्री बनाए गए थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अबुल कलाम आजाद जी को जो है वो शिक्षा मंत्री बनाया गया। अबुल कलाम आजाद का जो जन्म दिवस है दोस्तों, जयंती है 11 नवंबर, वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोस्तों अल हिलाल नामक पत्रिका का जो है वो संपादन करते हैं। इसके अलावा जो होता है, इनकी जो आत्मकथा है दोस्तों, उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद जी को जो है वो 1992 में जो है वो भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था आपको? भारत रत्न दिया गया था। तो ये अबुल कलाम आजाद, और अबुल कलाम आजाद जो है 1923 में जो है वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, और आजादी से पहले जो है सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से लेकर 1946 तक। तो बहुत ही ज्यादा जो है भारतीय संविधान निर्माण में, स्वतंत्रता संग्राम में जो है इनका जो है योगदान रहा है। अब देखिए,
अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का विचार स्वतंत्र भारत के संविधान सभा द्वारा जो है वो किसके विचार से जुड़ा हुआ, मतलब जो संविधान का जो विचार है वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो किसने दिया था। तो ये है आप लोग महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय। तो एम एन राय सही आप लोग जानते हैं 1934 में पहली बार जो व्यक्तिगत रूप से संविधान का विचार जो है ना वो एम एन राय के द्वारा ही दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। जो कब बने थे, तो ये बने थे दूसरा बैठक को, यानी 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। अब संघात्मक और एकात्मक का क्या मतलब है, देखिए संघात्मक और एकात्मक दो तरह की जो है वो शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक का मतलब जो होता है ना जिसमें केंद्र और प्लस राज्य दोनों को जो है वो अधिकार व शक्तियां दी जाती है, और दोनों के अधिकार व शक्तियों का निर्धारण जो है ना वो संविधान करता है। ठीक है, संविधान करता है। किसी को भी जो है वो आपको ये नहीं है कि किसी को जो पूर्ण शक्ति दे दी गई है, मतलब दोनों जो अपने अधिकार क्षेत्र और कार्य के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अब देखिए एकात्मक का मतलब जो होता है ना वो केंद्र जो है वो बहुत अधिक मजबूत होता है, बहुत अधिक शक्तियां, केंद्र को जो है बहुत अधिक शक्तियां दे दी जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि एक ही सरकार होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार। राज्य को जो है वो 9 के बराबर शक्तियां दी जाती है। तो भारत में दोस्तों संघात्मक व्यवस्था, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, दोनों काम भी करती है। लेकिन यहाँ पर एकात्मकता की ओर झुकाव है, मतलब केंद्र को कहीं न कहीं अधिक शक्तियां भी दी गई है, लेकिन इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं है कि उनको एकात्मक कहा जाए। इसलिए भारत का जो संविधान है उसको संघात्मक कहा जाता है। ठीक है। किसी विद्वान जैसे केसी व्हीयर, एक जो है अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। ठीक है। तो ऐसा भी स्टेटमेंट जो है दिया गया है, लेकिन मूल रूप से हम लोग संघात्मक ही मानते हैं। एकात्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें केंद्र मजबूत होता है, जिसमें जो है ना वो एक ही तरह का जो है सिस्टम पूरे देश में लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है। तो राज्य का अपना कोर्ट नहीं है, केंद्र का ही सिस्टम यहाँ भी चल रहा है। जैसे अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS IPS बनते हैं तो केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्य में भी वही सेवा देते हैं। ये जैसे राज्यपाल का पद है, केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, राज्य में सेवा देते हैं। ये सब जो भी प्रावधान है, जैसे रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक क्या है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का अंग है, लेकिन वो तो काम सबके लिए करता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का जो है कहीं ना कहीं जो है वो वर्चस्व स्थापित हो जाता है कुछ संस्थाओं के माध्यम से, कुछ प्रावधानों के माध्यम से, तो उसको एकात्मक जो प्रावधान बोला जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एकात्मक प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। बिल्कुल है, शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था का अंग है। लिखित संविधान भी है, न्यायिक प्रावलोकन भी है, लेकिन एकात्मक न्यायपालिका जो है दोस्तों वो संघात्मक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो क्या है, एकात्मक है, और ऊपर से नीचे तक जो है ये एकात्मक जो है वो विशेषता को दर्शाता है, संघात्मक को नहीं। संघात्मक में राज्यों का भी पार्टिसिपेशन रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय जो है मूल रूप से जो है वो 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। उसी से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पर जो है वो 22 अध्याय है, हालांकि 25 अध्याय जो है वो वर्तमान में हो चुके हैं। और ये आपको प्रवर्तन अवर निरीक्षक जितना भी क्वेश्चन है सारा PYQ है जो पूछा गया बिहार के एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बिल्कुल, भारत में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत में जो है न केंद्र सर्वोच्च है, न राज्य सर्वोच्च है, न संसद सर्वोच्च है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है, यानी संवैधानिक सर्वोच्चता है। इसलिए न बोला जाता है कि कानून का शासन है, संविधान का शासन है। उसके बाद मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान में है, बिल्कुल है।
उसके बाद जो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, प्रतिबद्ध यानी सरकार के प्रति जो है वो कहीं न कहीं समर्पित न्यायपालिका नहीं है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान की विशेषता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भाग 22 है। सेम क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अपनाने की बात अगर मैं करता हूं तो पहली बार जो अपनाया गया था दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को ही अपना दिया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से अपनाया गया। ठीक है, सिर्फ अपनाया गया, तो जिस दिन बन के तैयार हुआ था उसी दिन अपना भी लिया गया था। इसलिए न प्रस्तावना में लिखा गया है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके अलावा देखिए अगला जो है, भारत एक डैश राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, धर्म संपन्न, धर्माश्रित, राजस्त्रीय। इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी और अखंडता, अखंडता। ठीक है, तो ये 42वें संविधान सभा में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये 3 शब्द। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक ही बार संशोधन हुआ है और ये तीनों वर्ड जोड़ा गया है, जिसमें जो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य जो है राज्य का निष्पक्ष होना, राज्य का निष्पक्ष होना, निष्पक्ष होना मतलब जो राज्य है उसके कोई अपने धर्म नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल निष्पक्ष है, वो किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं दे सकता है, अगर देगा तो सबको समान रूप से देगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, और ऐसा प्रस्तावना में भी लिखा गया है। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो पूर्ण तो 26 नवंबर 1949 को ही दोस्तों कर लिया था, आप लोग को पता है। हालांकि पूर्ण रूप से लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका 1776 में ही आजाद हो गया। उसके बाद से ही जो दोस्तों उन्होंने संविधान निर्माण का जो है वो प्रोसेस शुरू किया, और जो है संविधान निर्माण किया गया, लिखित संविधान था उनका भी, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। ब्रिटेन में दोस्तों वो लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन में क्या है? और लिखित संविधान है, और लिखित संविधान है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र को किस नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। तो वर्तमान में जो है ना दोस्तों वो प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग सरकार को चुनते हैं। ठीक है, और कहीं भी यही हो रहा है किसी भी देश में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधिक लोकतंत्र हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कुछ चुनाव है जो इससे, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जो है हम लोग जो है सरकार को चुनते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत में जो है पहले जो है वो जनता के प्रतिनिधि को चुना जाता है और वो फिर सरकार को चुनते हैं, वो फिर जो है उनमें से जो है मंत्री का चयन होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो है जैसे कि जिसका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, जैसे विधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो हम लोग जो है राज्यसभा के सदस्य को डायरेक्ट आम पब्लिक नहीं चुनती है, बल्कि जो जनप्रतिनिधि है वही चुनते हैं, तो उसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष चुनाव का पद्धति। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति बोली जाती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली। बिल्कुल भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। एक और लिखित संविधान, ये गलत है क्योंकि भारत में लिखित संविधान है। संघात्मक शासन प्रणाली, बिल्कुल संघात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पर केंद्र और राज्य जो है दोनों शासन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली फिर से आ गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है तो हो जाएगा और लिखित संविधान जो है ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान क्या है? लिखित, संघीय, एकात्मक, परंपराओं पर आधारित। तो देखिए भारत का संविधान तो लिखित है, संघीय भी है, एकात्मक नहीं है दोस्तों। भले एकात्मकता की ओर झुकाव है लेकिन एकात्मक नहीं है। परंपराओं पर आधारित भी दोस्तों मूल रूप से परंपराओं पर आधारित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद भारतीय संविधान में केंद्रीकृत जो है संघीयता वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो केंद्रीकृत संघीयता वाला संघ मतलब केंद्र का जो है ना ज्यादा प्रभाव है। तो ऐसा कहना है
केसी वियर, मॉरिस जॉनसन, डीडी बसु, आइवर जेनिंग्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने ही कहा है कि भारत में केंद्रीकृत जो संघीयता है, मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार जो है ना वो ज्यादा जो है वो शक्तिशाली है। ठीक है, यानी केंद्रीयता है यहाँ पर ज्यादा, तो वो आइवर जेनिंग्स ने कहा है। और इन्होंने जो है भारतीय संविधान के संबंध में भी जो है बहुत सारे संविधानविदों ने जो टिप्पणी की है, जिसमें जो है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग जो है वो भी दोस्तों कहा है आइवर जेनिंग्स ने कहा है। उसके बाद कांग्रेस की सभा जो है वो बोला है आपको जी ऑस्टिन, जिनका पूरा नाम था ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। इसके अलावा जो है वो अर्धसंघीय जो है वो कहा है दोस्तों, वो कहा है केसी वीहर। अर्धसंघीय जो है वो केसी वीहर द्वारा जो है ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि कांग्रेस की सभा तो हो गया दोस्तों, वो हिंदुओं का निकाय ये जो बोला है दोस्तों वो विस्काउंट द्वारा बोला गया है। ये भारतीय संविधान और भारतीय संविधान सभा के बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट है जो राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ और अस्तित्व में कब आया? देखिए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है वो 26 नवंबर 1949 को होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो है वो ए में दिख रहा है। और अस्तित्व में जो आया पूर्ण रूप से वो 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में जो है कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। और कुल खर्च जो आया था वो आया था 64 लाख। ठीक है, 3 वाचन हुआ, 11 अधिवेशन होता है, उसके बाद जो 114 दिन तक जो है वो बहस चलता है, 22 को जो है वो समिति और उप समिति का गठन होता है। ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। बिल्कुल गलत बात है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 पर आधारित है, या विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, या मौलिक है। तो एक बात आप समझ लीजिए, यह जो है विभिन्न देशों के संविधान का मिश्रण है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत सरकार अधिनियम के 1935 के एक्ट पर आधारित है। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों वो अंशतः सही है, अंशतः इसको पूरी रूप से जो है आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट अंशतः सही है। इसलिए सही है कि 1935 के अधिनियम से भी जो है लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, लेकिन जो प्रावधान का कैटेगराइजेशन है, जैसे मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, या फिर मान लीजिए कि जो राज्यसभा संबंधी जो है संचालन प्रक्रिया है, संसदीय जो प्रणाली है, तो वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है तो देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो ये चुना गया था दोस्तों दूसरी बैठक के दिन 11 दिसंबर 1946 को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। ठीक है, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? सचिदानंद सिन्हा, और अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे फ्रैंक एंथोनी। तो ये जो आज का जो है दोस्तों, आज का जो है ये सेशन था, जिसमें मैंने जो है वो आपको भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें जो है जो ब्रिटिश कालीन जो एक्ट थे, उसके बाद भारत के संवैधानिक जो विकास की जो स्टोरी है, प्रमुख समिति है, और उसका जो PYQ है उस पर डिस्कशन किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका जो PPT है, इसका जो PDF है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, और फिर जो है इसका क्विज करवाया जाएगा। तो सभी लोग जो है वो अपना नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। साथ ही आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका क्विज भी करवाया जाएगा। सभी लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एवं जिनका मैथ, रीजनिंग जो पढ़ना चाहते हैं, PYQ पैटर्न को देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि बिहार SSC किस तरह का क्वेश्चन पूछती है, बिहार दरोगा में जिनका जो मैथ के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उन सभी लोगों के लिए दोस्तों वो अब जो है मैथ और रीजनिंग भी जो है वो हम लेकर आए हैं। और मैथ का जो क्लास है दोस्तों वो शाम में चलता है 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, और रीजनिंग का क्लास जो है दोस्तों वो शाम में ही 7 बजे से चलता है। तो सभी लोग जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, और अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है मित्रों, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।